तो ये जो केशवानंद भारती का केस बताए, इसमें 13 कुल न्यायाधीश थे, ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति सीपी थे। और इसमें एक चीज़ हमेशा जाने, जो 24वां संविधान संशोधन किया गया, उस 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या कर दिया गया, उच्चतम न्यायालय ने वैध घोषित कर दिया कि ये जो 24वां संशोधन के द्वारा ये जो नियम बनाया गया कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है संसद, उसको न्यायालय ने क्या किया, वैलिड कर दिया, वैलिड घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति है, मतलब कि वह मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय ने एक शर्त भी लगा दिया, ठीक है, एक शर्त भी लगाया। और शर्त क्या लगाया कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी उपबंध में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि संविधान के मौलिक ढांचे को प्रभावित करती हो। यदि वह मौलिक ढांचे को प्रभावित करेगा संविधान को, तब क्या करेगी, उच्चतम न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देगा। ठीक, तो संसद को संशोधन करने की, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति तो मिली, अनुमति तो मिल गई कि नहीं करिए, लेकिन आप ऐसा संशोधन नहीं कर सकते हैं जो संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करते हो या मूल ढांचे को छीनते हो। तो बार बार ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है, कोई भी एनीवन लॉ का एग्जाम दोगी तो 99.99% संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किस केस में किया गया है। तो वो केस कौन सा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये एकदम जबान पर याद रहनी चाहिए, कभी भूलना नहीं कि मौलिक ढांचे का सिद्धांत किस केस में उच्चतम न्यायालय ने पारित किया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। तो मौलिक ढांचे का सिद्धांत तो प्रतिपादित कर दिया, तो अगर उसमें लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी कि संविधान का मौलिक ढांचा कौन कौन से उपबंध को माना जाए। तो संसद ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी उपबंध मौलिक ढांचा है या नहीं, जब उसको चैलेंज किया जाएगा तब न्यायालय उस समय चेक करेगा, है ना, वह तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो उस समय क्या करती है, अपने अनुसार उसको मौलिक ढांचा घोषित करती है कि कौन से उपबंध मौलिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। और वो अपने से पहले नहीं घोषित करती, जब कोई केस आता है तो उस केस में बता देगी। जैसे कि अभी हमारा ये 124 का राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग जो जोड़ा गया है ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग जोड़ा गया था ना संविधान में संशोधन करके, तब उसको उच्चतम न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि वह मौलिक ढांचे के सिद्धांत का क्या करती है, उल्लंघन करती है, यह संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करती है। और इस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो मौलिक ढांचा क्या है क्या नहीं है, वह न्यायालय अपने विवेकानुसार निर्धारित करती है। ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है या कोई प्रॉपर उपबंध उच्चतम न्यायालय ने नहीं बताया है। हाँ, जो जो उपबंध उसने बता दिया है, पहले केसों में निर्णय कर दिए, अब वो मौलिक ढांचे के अंतर्गत आता है। और जिसको नहीं किया है वह समय समय पर जब केस होगा तब न्यायालय अपना घोषित करेगी अपने विवेकानुसार। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना, मौलिक ढांचे का सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किया गया। और जब दूसरे संविधान संशोधन को भी चैलेंज किया गया था, उसको उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया, वैध घोषित कर दिया। केशवानंद भारती के मामले में वैध घोषित कर दिया और मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के मौलिक ढांचे को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का मामला आया। ठीक है ना, धीमा नहीं हुआ, लाइट चली गई, कहीं से गड़बड़ हो गया होगा। इंदिरा नेहरू नहीं है तो लाइट आ गई होगी। ये केशवानंद भारती हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आया इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण का केस। इस केस में सबसे पहली बार मौलिक ढांचे के सिद्धांत का प्रयोग किया गया। ठीक है, मौलिक ढांचे का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया, वह प्रतिपादित किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में।
लेकिन उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया वह इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा मौलिक ढांचे के सिद्धांत का प्रयोग किया गया। इसमें इंदिरा गांधी का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी चुनाव में खड़ी थी और इस चुनाव में काफ़ी धांधली हुआ था और उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी धांधली हुई थी ना चुनाव में, इसलिए धांधली हुई थी, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको अवैध घोषित कर दिया और साथ ही साथ क्या किया, शक्ति पृथक्करण विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन और निष्पक्ष चुनाव को क्या किया, मौलिक ढांचा घोषित कर दिया। ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, इसमें सबसे पहले उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, पेशवा मित्तल बनाम केरल राज्य के मामले में जो मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था उसको इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में सर्वप्रथम पहले प्रयोग किया और क्या किया, शक्ति पृथक्करण विधि का शासन और निष्पक्ष चुनाव को मौलिक ढांचा घोषित किया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, इंदिरा नेहरू गांधी या इंदिरा गांधी जो थी उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि चुनाव में काफ़ी धांधली हुई थी और चुनाव में निष्पक्षता नहीं थी। ठीक, फिर इसके बाद आया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये क्यों आया कि जो मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया उच्चतम न्यायालय ने कि आप मौलिक संविधान के मौलिक ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब अब उस समय में किसी को भी मौलिक ढांचा घोषित कर सकता है। जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संसद ने पारित किया और क्या किया, अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड जोड़ दिए। क्या किया, अनुच्छेद 368 में क्या किया, खंड 4 और खंड 5 जोड़ दिया गया। ठीक है, तो संसद ने क्या किया कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया और अनुच्छेद 368 के खंड में क्या किया, 2 खंड जोड़े, खंड 4 जोड़ा और खंड 5 जोड़ा। ठीक, तो खंड 4 और खंड 5 के माध्यम से क्या बंद किया गया, अभी पढ़ा है ना, खंड 4 और खंड 5 कि संविधान में संशोधन, ठीक है, संशोधन करने की संसद की शक्ति कैसी है, अनिर्बंधित है। ठीक है, खंड 4 में कर दिया गया कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है संसद को, वो संसद की शक्ति कैसी है, अनिर्बंधित है। मतलब कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है या कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ठीक है ना, ये जो प्रतिबंध उच्चतम न्यायालय ने लगाया मौलिक ढांचे के सिद्धांत, ठीक, कि मौलिक ढांचे के सिद्धांत को उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। जो संशोधन किया गया है वह संशोधन कैसा होना चाहिए कि मौलिक ढांचे को प्रभावित नहीं करना चाहिए। आप संविधान में किसी भी वन में संशोधन करिए लेकिन मौलिक ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तब इसी पर निर्णय के प्रभाव को भी समाप्त करने के लिए संसद ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया और खंड 4 और खंड 5 उसमें जोड़ दिया। खंड 4 के द्वारा क्या किया गया, ठीक, यह बंद कर दिया गया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है वह कैसी है, अनिर्बंधित है। अनिर्बंधित का मतलब कि उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। ठीक है, न तो उस पर किसी प्रकार का निर्बंधन लगाया जा सकता है, न ही किसी प्रकार का निर्बंधन है। वह किसी को भी संशोधन कर सकती है चाहे उससे मौलिक ढांचा प्रभावित क्यों ना हो रहा हो। ठीक, क्योंकि वह शक्ति कैसी है, संसद की अनिर्बंधित शक्ति है
ये खंड 4 में किया गया। और खंड 5 में क्या किया गया उपबंध? खंड 5 में यह उपबंध किया गया कि जो संविधान संशोधन किया गया है उसको किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता या प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। संसद ने जो संविधान संशोधन किया है, ठीक है, संविधान संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह 2 उपबंध किए गए किसके द्वारा? 22वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया। और यही बताया खंड 4 क्यों पारित किया गया? क्योंकि जिस बार भारतीय बनाम केरल राज्य में मौलिक ढांचे के सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित कर दिया। कहा कि आप संशोधन चाहे किसमें भी करिए, मौलिक अधिकार में करिए, चाहे किसी में करिए, बस मौलिक ढांचा संविधान का प्रभावी नहीं होना चाहिए। तो उसी को समाप्त करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया और खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया। खंड 4 के द्वारा यह उपबंध कर दिया गया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है वह अनिर्बंधित है, मतलब कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता या किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। और खंड 5 के द्वारा यह उपबंध कर दिया गया कि संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में उसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, मतलब कि उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक, यह उपबंध कर दिया गया। तब फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर आया इसके बाद मिनर्वा मिल्स का केस। ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का केस आया। इस केस में क्या हुआ? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के केस में क्या हुआ था? इसमें 42वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया। उच्चतम न्यायालय में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया था उसको चैलेंज किया गया कि यह जो उपबंध किया गया है वह असंवैधानिक है। ठीक है, जो अनुच्छेद 368 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़ करके यह उपबंध कर दिया गया। इस उपबंधों को क्या किया गया? चैलेंज किया गया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में कि अनुच्छेद 368 में जो खंड 4 और खंड 5 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है वह कैसा है? असंवैधानिक है। ठीक है, वह कैसा है? असंवैधानिक है। ठीक है, तो असंवैधानिक इसको है चैलेंज किया गया। तो फिर क्या हुआ? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक, असंवैधानिक किसको घोषित कर दिया? ये खंड 4 और खंड 5 के द्वारा ये जो दोनों उपबंध जोड़े गए उसको क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब कि अनुच्छेद 368 का जो खंड 4 और खंड 5 है वह असंवैधानिक घोषित हो गया मिनर्वा मिल्स के मामले में। तो अब वह प्रभाव में नहीं है। और केशवानंद भारती ने जो मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वह फिर से प्रभाव में आ गया। यानी कि अभी भी यही लागू है कि वर्तमान स्थिति क्या है कि संसद क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि उस संशोधन के द्वारा संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, मौलिक ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा उपबंध वह तभी वह संशोधन कर सकती है और वह तभी वैलिड होगी यदि वह मौलिक ढांचे को प्रभावित कर रही है। तब क्या होगा? उच्चतम न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देगा। है ना? आया नहीं समझ में? तो इतना तुम्हें कम से कम लिखना पड़ेगा संविधान के संशोधन में, और ये इसी क्रम में लिखना है। ठीक है, इसी क्रम में लिखना है। सबसे पहला शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, दूसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। यह हमेशा दिमाग में बैठा लो कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। दोनों में ये हुआ। गोलकनाथ तीसरा बनाम पंजाब राज्य 1967 की मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर इसको जो निर्णय दिया गया, इस निर्णय को प्रभाव गोलकनाथ के मामले में जो निर्णय दिया गया उसको प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। ठीक है,
कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी वर्ग में संशोधन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 368 में खंड 3 जोड़ दिया गया कि संशोधन करके जो बनाई गई विधि है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आएगी, मतलब कि उसका न्यायिक पुनर्विलोकन अब नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। तो इसमें जो चयन किया गया खंड 3 को किया गया था। ठीक, इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को चैलेंज किया गया। तो जब चैलेंज किया गया तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित कर दिया, वैध घोषित कर दिया कि 24वां संविधान संशोधन वैध है, इसके द्वारा जो उपबंध किया गया है वह वैध है और संसद मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है बशर्ते कि मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रभावी न हो। मतलब कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य उच्चतम न्यायालय ने मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। फिर इसके बाद ये आएगा 5वें नंबर पे, है ना। 6वें नंबर पर इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का मामला है। इसमें मौलिक ढांचे के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया और इसमें शक्ति पृथक्करण, विधि का शासन और निष्पक्ष चुनाव को मौलिक ढांचा घोषित कर दिया गया। फिर इसके बाद कौन सा 6वें नंबर पर आया, 7वें नंबर पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो ये 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया, इसके द्वारा खंड 4 और खंड 5 में 2 खंड जोड़े गए। खंड 4 में यह कर दिया गया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है वह कैसी है, अनिर्बंधित है। मतलब कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, नहीं कोई प्रतिबंध है। और खंड 5 में कर दिया गया कि संविधान में संशोधन करके जो किया गया है उसको किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में क्या है, प्रसंगत नहीं किया जा सकता, मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह उपबंध किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये जो खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया था उसको निर्वाह मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में फिर से उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया गया कि यह जो खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया है अनुच्छेद 368 में यह कैसा है, असंवैधानिक है। और उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, खंड 4 और खंड 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि यह उपबंध जो खंड 4 और खंड 5 के द्वारा किया गया है इससे संविधान का मौलिक ढांचा प्रभावित होता है, इसलिए उसको शून्य घोषित कर दिया। मतलब कि अनुच्छेद 368 में जो खंड 4 खंड 5 है वह अभी प्रभाव में नहीं है। प्रभाव में अब क्या है, निष्कर्ष क्या है कि यही मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रभाव में है कि संविधान में संसद क्या कर सकती है, किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। बस शर्त एक ही है कि जो भी संशोधन संसद कर रही है उससे संविधान का मौलिक ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हो गया ना। भारत संघ, इसमें खंड 4 और खंड 5 को क्या कर दिया गया, खंड 4 और खंड 5, ठीक है, इसके अनुच्छेद 362 की, है ना, खंड 4 खंड 5 को असंवैधानिक, ठीक है, इसी कर दिया गया। बस इतना तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा और ये इसी क्रम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज संविधान हमारा खत्म, संविधान का संशोधन हो गया अनुच्छेद 368, इतने तुम्हारे सिलेबस में है सेकेंड सेमेस्टर के, ठीक है। तो इतना तुम्हें ये पूरा ये सब पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर ये 8वें नंबर पर मिनरवा मिल्स, ठीक, ये इसी क्रम में लिखना है ना। और इसको याद कर लेना, ये आएगा ही आएगा, 100% आएगा, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों में से एक, ये जो 368 तो आएगा ही आएगा, 20 नंबर एकदम श्योर है।